अब देखो भाई एग्जाम्पल लिखना, हमने एसएलएम मेथड किया था, आपको याद हो तो कैसे कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएशन, उस पर याद है? अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी हो या डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी हो, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े थे। थोड़ा आराम से ना, एक ही फोन है मेरे पास। तो अगर क्वेश्चन में एसएलएम मेथड के अंदर क्या था, डेप्रिसिएशन के हमने 3 मेथड्स पढ़े, एक बार वापस फटाफट याद दिला दूं। एसएलएम मेथड मेन इंपॉर्टेंट होता है, 2 मेथड इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो एसएलएम, एक डब्ल्यूडीवी। एसएलएम मेथड जो होता है, ये मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन आप 2 तरीके से चार्ज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में रेट दे रखी हो डेप्रिसिएशन की तो क्या होगा, और दूसरा पॉइंट कहता है अगर रेट नहीं दे रखी हो तो क्या होगा। अगर रेट दे रखी होती थी तो इससे हम हर साल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे, फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ओरिजिनल कॉस्ट कितने में खरीदा हमने, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12, कितने महीने अपन उसको यूज ले रहे हैं। 10 महीने अगर यूज लिया तो 10 महीने का रिडक्शन लगेगा, 12 महीने यूज लिया तो 12 महीने का। अगर आपको क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखी थी तो हम ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इन दोनों ही पॉइंट में अगर देखा जाए तो एसएलएम मेथड का डायरेक्ट रिलेशन ओरिजिनल कॉस्ट से होता है। ओरिजिनल कॉस्ट समझते हो, कितने में खरीदा, हर साल में जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाऊंगा। जबकि डब्ल्यूडी मेथड क्या कहता मालूम है, डब्ल्यूडी मेथड कहता है कि सपोज कीजिए अगर आपने पहले साल कोई एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपीज की, कितने की, 1 लाख की, इस पे मैंने आपको रेट दे दी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट, 10%। तो बताओ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000। 1 लाख का 10%, और हम ये मान के चले पूरे 12 महीने हमने यूज लिया। मैंने कहा 10,000 डेप्रिसिएशन घटा दूं तो ये फर्स्ट ईयर में वो वैल्यू थी, लेस होने के बाद में सेकंड ईयर हमारी क्या वैल्यू बच जाएगी, 90,000। इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना 10%, वो पता है किस पर लगेगा, वो 90,000 पे लगेगा। ठीक है, यानी कि 9,000। हाँ 90,000 का 10%, 9,000। फिर कितनी वैल्यू बच गई, थर्ड ईयर में हमारे पास 81। इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, वो किसका होगा पता है, 81,000। यही डिफरेंस है इसमें और एसएलएम में। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एसएलएम मेथड में करता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो देखो क्या फर्क है। पहले साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन 1 लाख वैल्यू थी, इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख का कितना परसेंट, 10%। रेट दोनों में सेम ही रख रहा हूं मैं 10%, कितना होगा 10,000। तो पहले साल तो सेम है, अगले साल वैल्यू बच गई कितनी, 90,000 सेकंड ईयर में अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज करूंगा ना वो अगेन 90,000 पे चार्ज नहीं होगा, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा। यानी कितने में खरीदा था हमने, 1 लाख में, तो 1 लाख का 10% अभी भी कितना होगा, 10,000। ये दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को समझो। एसएलएम मेथड कहता है हर साल डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना चाहिए। डब्ल्यूडी मेथड कहता है ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ना उस साल के स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी उस पे लगाओ। यस, अलग अलग कह रहे ना, मेथड होते हैं अलग अलग। अकाउंटेंसी बोलता 2 मेथड है आपके पास, जो अच्छा लगे चूज कर लो। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको बोलेगा डब्ल्यूडी मेथड से कैलकुलेट करना है या एसएलएम मेथड से। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए था। अब नहीं, डब्ल्यूडी मेथड से आ सकता है ना, क्वेश्चन कह सकता है डब्ल्यूडी मेथड से सोल्व करना है तो डब्ल्यूडी से करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एसएलएम से करना है तो एसएलएम से करेंगे। जब कुछ नहीं बोले तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नहीं, ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें पढ़ना है डब्ल्यूडी मेथड। तो मैंने आपको लैंग्वेज तो लिखवा दी डब्ल्यूडीवी की, कि डब्ल्यूडी मेथड में होता क्या है। डब्ल्यूडीवी की फुल फॉर्म क्या होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हिंदी में कहें तो अपलिखित मूल्य, अपलिखित मूल्य विधि। देखो वर्ड खुद कह रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जो रिटर्न डाउन होने के बाद वैल्यू आई है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो, अगले साल फिर रिटर्न डाउन होने के बाद जो वैल्यू आई है उस पे चार्ज करो। एसएलएम का मतलब समझते हो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखा में चलते रहो, सिर्फ इसके ऊपर लगाना डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं देखना है, हर साल इसी पे डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्रमागत हार पद्धति, हिंदी में भी बोल सकते हैं।
वो क्या है, अकाउंटेंसी अगली बार हम बनाएंगे तो आपको स्पेशली बुलाएंगे, है ना, कि हर्षित को बुलाओ, वही करेगा जो भी है, नहीं तो अपने अकाउंट तो बनानी ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम जब कराया था तो अपन ने मंथ में कैलकुलेट किया था क्या? क्या जरूरी है कि हर साल डेप्रिसिएशन 12 मंथ का ही लगे? जिस साल एसेट परचेज की जाती है या जिस साल एसेट सेल की जाती है उस साल हो सकता है एसेट पे डेप्रिसिएशन 12 महीने से भी कम हो। बताओ क्यों? क्योंकि हम एसेट तो कभी भी खरीद सकते हैं और बेचने की बात है तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन जब खरीदा तब से लेके बेच रहा हूं उसके बीच का जो टाइम पीरियड आने वाला है ना, जैसे 2011 में खरीदा, 2016 में बेच रहा हूं, तो 11 और 16 को तो छोड़ दो, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें तो पूरे 12 महीने यूज आएगी एसेट, ओपनिंग में भी होगी, क्लोजिंग में भी होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज कब किया जाता है? खाली तभी चार्ज करता हूं, खाली तभी चार्ज करता हूं। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हर साल के एंड में, जब बुक्स बंद होती है, समझ गए? जब हम बुक्स बंद करते हैं तो हम देखते हैं हमारे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उस टाइम अपन कैलकुलेट करते हैं। ये याद रखना पॉइंट। कोई भी पूछ ले डेप्रिसिएशन चार्ज कब किया जाएगा? साल के एंड में, जब हमारी बुक्स क्लोज की जाएगी, और बुक्स क्लोज की डेट आपको क्वेश्चन बताएगा। सोना नहीं है, जाग रहे हो ना? ठीक है, तो बुक्स क्लोज करने की डेट आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हमने एक एसेट परचेज करी है 31 अगस्त 2016 को, 31 अगस्त 2016 को हमने प्लांट परचेज किया। प्लांट मतलब पौधा नहीं है यहाँ पर, प्लांट का मतलब यहाँ पर होगा हैवी मशीनरी परचेज करिए। ठीक है, ये हमने परचेज करी, सपोज कीजिए 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए में। क्वेश्चन कह रहा है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन की रेट दे दी, डेप्रिसिएशन को हिंदी में कह सकता हूँ मूल्यह्रास। इसकी रेट दे दी इसने, सपोज कीजिए 20% पर एनम, मतलब वार्षिक, हर साल कितना चार्ज करना है? 20%। ठीक है, फिर आगे इसने क्वेश्चन बोल दिया बुक्स क्लोज, बुक्स क्लोज हो रही है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। बुक्स क्लोज हो रही है एवरी ईयर। कब बुक्स क्लोज हो रही है? देखो ये क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि बुक्स कब क्लोज होगी, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? हवा में थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। बुक्स क्लोज होने के सिर्फ 2 ही साल होते हैं, याद रखना, सिर्फ 2। एक तो हमारी बुक्स बंद हो सकती है 31 मार्च को, और दूसरा हमारी बुक्स बंद हो सकती है 31 दिसंबर को। हमारे अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ 2 अकाउंटिंग पीरियड चलते हैं। पहला पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 16 अगर है तो बताओ ये खत्म कब होगा? ये होगा 31 मार्च 17। अब इसके बीच में आप कभी भी एसेट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना? साल के एंड में। अगर आपने जून में एसेट खरीदी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को। आपने अगस्त में परचेज करी, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च को। जरूरी है, फिक्स है। 2 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं अकाउंट्स में, एक तो हो गया अप्रैल से लेके मार्च वाला, और सेकंड जो है वो हमारा नॉर्मल कैलेंडर पीरियड, जनवरी से लेके दिसंबर वाला। इन शॉर्ट कहा जाए तो सिर्फ 12 महीने की टाइम पीरियड ही होना चाहिए। ध्यान से देख लो, 12 महीने का टाइम पीरियड आ रहा है। क्या कह रहे हो आप? फरवरी में हो या कुछ भी हो, बुक्स क्लोज होने के 2 ही साल होंगे, तीसरा कोई साल नहीं है। ऐसा नहीं मानना है कि सर अगर हमने फरवरी में बुक स्टार्ट कर दी तो अगली फरवरी में बंद कर देंगे। अकाउंट में चीज अलाउ ही नहीं है। अकाउंटेंट देखो, इनकी भी अकाउंटिंग होती है। आपने देखा होगा ये इनके पास में जो शॉप वाले होते हैं, एक छोटी सी कॉपी होती है इनके पास में, उस कॉपी में लिखते हैं 500 रुपए का माल बेचा, 600 रुपए का माल बेचा। अपनी तरह अकाउंटिंग नहीं करेंगे, गुड सेल करने पर एंट्री नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों? क्योंकि उन्हें एंट्री का नॉलेज ही नहीं है। तो जो ऐसे दुकानदार होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो अपने यहाँ पर अकाउंटिंग तो रखते ही हैं, कॉपी में लिखेंगे चाहे कहीं पर भी लिखेंगे। ये जो अकाउंटिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने पढ़ा भी होगा थ्योरी के अंदर। अकाउंटिंग के 3 सिस्टम होते हैं इंडिया के अंदर। फर्स्ट होता है ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली। सेकंड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, इखरी लेखा प्रणाली या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। और थर्ड होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो ये भी मैं आपको जब थ्योरी कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा। तो याद रखना कितने अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं हमारे पास, 2 अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं, अप्रैल से मार्च वाला, जनवरी से दिसंबर वाला। ज्यादातर लोग सिर्फ अप्रैल से मार्च वाला यूज लेते हैं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ना ये वाला, ये टैक्स डिपार्टमेंट भी यही मान के चलता है। कौन डिपार्टमेंट? टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है। अब मुझे अगर टैक्स पे करना है तो टैक्स डिपार्टमेंट तो हमें सिर्फ एक चीज कहेगा, वो कहेगा बताओ अप्रैल से मार्च में कितना कमाया वो बताओ। अगर मैंने जनवरी से दिसंबर वाली बुक रख रखी है ना तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 31 मार्च को बुक्स बंद कर दी। वो कहेंगे भाई अगले 3 महीने का कहाँ है, आ रहे समझ में? तो मुझे अपने बुक को वापस चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ इतनी हेडेक नहीं रखनी अपने, मैं अप्रैल से लेके मार्च वाले ही क्या करूंगा, अकाउंटिंग रखूंगा। इसलिए ज्यादातर लोग ये अकाउंटिंग रखते हैं। हाँ लीगल, दोनों ही लीगल है, अकाउंटिंग में दोनों ही अलाउ है, लेकिन रिसेंटली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारे इसी के क्वेश्चन हमारे पास में बनने वाले। देंगे नहीं, वो इनके अलावा कोई भी टाइम पीरियड आपको नहीं बताएगा, गारंटी। मार्च और दिसंबर के अलावा क्वेश्चन खुद भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जो चीज चलती ही नहीं वो क्यों बोलेगा क्वेश्चन, समझ गए? वो ये नहीं बोलेगा 30 जून को बुक्स बंद हो रही है, हो ही नहीं सकती बुक्स बंद। यस नहीं, अगर बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, तो उसके ट्रांजेक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे, तो एक एक आदमी के काम देख सकता है। छोटी कंपनी है, ट्रांजेक्शन कम होंगे, एक आदमी हैंडल कर सकता तो कर लेगा। बुक्स क्लोज हो रही है हर साल, एवरी ईयर बुक्स क्लोज कर देते हैं अपन 31 दिसंबर को। तो कब बुक्स क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर। इसका मतलब इसने एक हिंट क्या दे दिया आपको कि हर साल डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? 31 दिसंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय WDV मेथड, WDV मेथड फ्रॉम 2016 टू 2020। 2016 से लेके 2020 तक का अपने को डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताना है। फिक्स है कि अगर हमारी बुक्स बंद 31 दिसंबर को हो रही है तो डेफिनेटली स्टार्ट 1 जनवरी को ही होगी। पहले साल जिस साल एसेट परचेज की जाती है, हो सकता है कम टाइम पीरियड हो, आगे से 12 महीने का डेप्शन चार्ज होता है। फिक्स। और 31 मार्च है तो 1 अप्रैल को वापस बुक ओपन हो जाएगी। बुक ओपन तो अगले ही दिन होती है ना, हम इस दिन कैलकुलेट कर लेते हैं इस साल पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, अगली 1 तारीख से वापस बुक्स नहीं स्टार्ट हो जाती, फिर साल के एंड में आऊंगा 31 दिसंबर, फिर कैलकुलेट करूंगा उस साल पूरे साल में प्रॉफिट क्या हुआ। इसी तरीके से चलता जाएगा हमारे पास में। अब देखो अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जब हमने एसेट्स को परचेज किया, कब खरीदा? 31 अगस्त को। तो हमने लिखा 31 अगस्त 16 को हमारे पास प्लांट कितने का था जो हमने परचेज किया? 8 लाख का। तो बताओ डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है? 31 मार्च को। तो अब मैं चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन। कब की बात है? डेप्रिसिएशन चार्ज कब करना है? 31 दिसंबर 2016। जिस दिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही है उसी दिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यही दिमाग में डाल दो। बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 8 लाख की एसेट्स परचेज करी थी, 8 लाख की एसेट्स थी, जिसका कितना परसेंट? 20% क्वेश्चन ने खुद ने बोला। मल्टीप्लाई कितने मंथ यूज आई एसेट? जागो, क्या अगस्त में यूज आई? अगस्त में यूज आई क्या? नहीं आई है, लास्ट में परचेज किया है, तो अगस्त को तो भूल जाओ। यही अगर 1 अगस्त होती तो पूरे अगस्त में यूज आती, समझ रहे हो? तो लास्ट डेट अगर दे रखी हो तो उस मंथ को कभी कंसिडर ही नहीं करना, हटाओ उसको। अगस्त के बाद आता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने यूज आई है, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन काउंट करना है 4/12 के साथ। नहीं देगा, 3-4 वाली डेट कभी नहीं देता वो। अब बताओ ये डेप्रिसिएशन अगर मैं लेस कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू बची 8 लाख माइनस 53,333, तो मेरे पास अब एसेट्स बची है 7,46,667। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा आपके डेप्रिसिएशन में आंसर, याद रखना। ये एसेट्स की वैल्यू कब बची? ये बची है 1 जनवरी 2017 को।
क्योंकि 31 दिसंबर तक तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। अगले ही दिन अगर कोई बोले कि बताओ भाई एसेट्स कितने की, क्या बोलूंगा मैं, ये रही एसेट्स इतने की है। अब वापस इस साल के एंड में आएंगे, कब आएंगे, 31 दिसंबर को, क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। कब चार्ज करना है, 31 दिसंबर 2017 को। इस बार डेप्रिसिएशन WDV मेथड है। WDV मेथड क्या कहता है, जिस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस साल के स्टार्टिंग में कितने की एसेट्स थी, हमने कहा ये थी, लगाओ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है 7,46,667 20%। और अब बताना क्या इस साल पूरे साल यूज आई एसेट्स, अब पूरे साल यूज आई है, यस नहीं कट जाएगा, लेकिन लिखना जरूर है ताकि आपके दिमाग में रहे ये पॉइंट, ठीक है। तो इस बार 746,667 का 20% इंटू 12/12 आएगा 1,49,334, यस नहीं आएगा। देखो किए ना, तो उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो आपके अभी 11th क्लास में नहीं है, हाँ आगे आएगा तब आगे पढ़ेंगे अपन, बीकॉम में पढ़ेंगे आराम से बैठ के, साइड में बैठा के पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर याद भी दिलाऊंगा बेटा देखो 11th में आपने पढ़ा था, आप उस टाइम मेरा दिमाग खा रहे थे उस टाइम। 31 मार्च 18 को, इस साल अब क्या होगा, वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो डेप्रिसिएशन लगाने की डेट याद रखो, हर बार डेप्रिसिएशन में 31 दिसंबर को ही लगा रहा हूँ। इतना बोलने के बावजूद भी पता नहीं बच्चे एग्जाम में क्या क्या छाप के आते हैं, जब मर जाए तब डेप्रिसिएशन लगा देते, ये लो 30 जून को, अरे भाई 30 जून को बुक्स बंद हो रही है क्या, ये 31 दिसंबर को, सर ये बढ़िया लग रहा आपने, जुलाई बढ़िया लग रहा, लगा दो 31 दिसंबर। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे, अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीज, पूछो जल्दी पूछो। इसका 20% इंटू 12/12। चलो एक काम करते इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो फालतू क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसको 2018 तक ही कर। जब आप WDV मेथड से चलोगे ना, किस मेथड से, WDV मेथड से, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी जीरो करने में। ये कभी जीरो वास्तव में होता ही नहीं, लेकिन हम इसलिए पता क्या करते हैं, जब हमें अप्रोक्स अमाउंट मिल जाए ना, जैसे सपोज कीजिए लास्ट में जाके 100-200 रुपए बच गए, हम उसको पूरा खत्म करके नील कर देते, ठीक है। क्योंकि WDV मेथड जो है ना, उस पे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं 1 रुपया, 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे ऐसा चलता ही जाएगा। तो क्या आप इसको 10-10 साल, 20-20 साल लेके जाओगे क्या, नहीं होगी, वही तो कह रहा हूँ। 477,866 1 जनवरी 2019 को अगर कोई बोले एसेट्स कितने की, तो हम कहेंगे ये इतने की, समझ गए। इससे उतारो पहले फटाफट, फिर आपकी शंकाएं जो भी है वो सब दूर करते हैं, फटाफट लिखिए। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमने अभी तक मेथड देखे हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है अपने को डेप्रिसिएशन की। इसमें इससे भी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपको अकाउंट बनाने सीखने पड़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और अकाउंट्स कैसे बनाने अपने को वो देखते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक से बेसिक था, इस चैप्टर का सिर्फ 5% कवर किया अभी तक आपने, 95% अभी तक पेंडिंग पड़ा है, और 95% का 50% आप कवर कर लोगे अगर इस अकाउंट को समझ के जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हैं समुद्र में घूम रहे हो, समुद्र कौन कर रहा था। तो हमें एक तो बनाना है फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एंड उसके साथ हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो तो बाद में बनाएंगे, पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो उस टाइम आप बैठे बैठे आंसर देना यूं फटाक से, सर को लगेगा क्या बात है, अर्षित पढ़ने लग गया एकदम, वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो फिक्स्ड एसेट्स का जब हम अकाउंट बनाते हैं, तो देखो एसेट्स के अकाउंट हो या किसी भी तरीके का अकाउंट हो, हमेशा हर साल अपने को बुक्स बंद करनी होती है एंड में, और वापस नई बुक्स ओपन करनी होती है साल के स्टार्टिंग, ठीक है। तो हमने कहा लिखना मत, पहले समझना इसको, मैं जब भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाऊंगा तो अकाउंट का मतलब समझ के लेजर बनानी अपने को एसेट्स की, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स में कुछ भी आ सकता है, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, जो भी होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, जो हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पज से यूज लेते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डेट, फिर पर्टिकुलर,
फिर जेएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, अकाउंट का मतलब ही लेजर होता है। जब वर्ड आ जाए फिक्स एसेट्स, अकाउंट मींस फिक्स एसेट्स की लेजर बन रही है, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। एक मिनट, पहले एक बार इसको पूरा समझो, फिर आपके डाउट लेंगे अपन वन बाय वन। मैंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, तो सपोज कीजिए मैंने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने फिक्स एसेट परचेज करी। तो मैं जब एसेट खरीदता हूं तो मैं इसकी जनरल एंट्री क्या करता हूं पता है आपको? तो जिन बच्चों को जनरल एंट्रीज नहीं आ रही है वो थोड़ा इन पे भी फोकस करना। मैं एसेट परचेज करता हूं तो मेरे पास एसेट्स आती है, तो मैं क्या एंट्री करता हूं, जो चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। तो हम एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 में लिख दूंगा कैश या बैंक। कैश या बैंक का मतलब ये, या तो आप उसको अगले को कैश दोगे या चेक दे दोगे, तो आपके यहाँ से कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। एसेट्स आएगी, पैसा जाएगा। एसेट्स आई तो डेबिट करो और पैसा गया तो कैश को क्रेडिट करो। अब बात ये आती है इसकी एंट्री हम यहाँ क्या करेंगे। तो जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हम एसेट्स में एसेट्स का नाम नहीं लिखते हैं, पता है ना लेजर का रूल क्या है? लेजर का रूल कहता है जिस अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो उसमें खुद का नाम कभी नहीं आता। तो हमने कहा फिक्स एसेट्स में फिक्स एसेट्स का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा? टू कैश। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक। ये काहे की एंट्री है? ये है फिक्स्ड एसेट परचेज करने पर, ठीक है। सपोज कीजिए मैं डेट लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2019 को हमने एसेट्स परचेज करी, इसीलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरी बुक्स बंद हो रही है हर साल 31 मार्च को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एसेट्स परचेज करने पर एंट्री करेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री साल के एंड में अब अपने को इस एसेट्स पे लगाना है डेप्रीशिएशन। क्या लगाना है? डेप्रीशिएशन। क्यों? क्योंकि मैंने साल भर इसको यूज लिया। जब हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो इससे हमारी एसेट्स बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है। यूज ले रहे हैं अपन एसेट्स को, जब एसेट्स को यूज लेंगे तो अभी क्या कर रहा था मैं, याद है हर साल माइनस माइनस लिख रहा था डेप्शन। तो जब भी हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं किसी भी एसेट्स पर, वो एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू उससे डिक्रीज हो जाती है। एसेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट में लिखा जाता है, एसेट जब भी कम होगी क्रेडिट में लिखा जाएगा, और कम होने का रीजन लिख दो। क्रेडिट यानी ये रहा क्रेडिट साइड। साल एंड हो रहा है सपोज कीजिए कब? 31 मार्च 2020 को। तो डेप्रीशिएशन लगाऊंगा कब? साल के एंड में। अब बात आ रही है डेप्शन से क्या हो रहा है? एसेट्स की वैल्यू कम होगी, कम होगी तो मैं एसेट्स को क्रेडिट करूंगा, बाई साइड में लिखूंगा, और पता क्या लिखूंगा? बाय डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन यही था कि साल के एंड में डेप्शन लगाना है, हमें फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना सीखना है। ठीक है, इसका नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, तो कोई भी किसी भी तरीके का आ जाए तो फर्स्ट ये मैंने आपको एंट्री बताई है ऑन एसेट्स परचेज। आपको क्वेश्चन कभी भी जनरल एंट्री नहीं पूछेगा इसके अंदर, वो आपको सीधा कहेगा अकाउंट बनाओ, तो हमें सीधा अकाउंट बनाना आना चाहिए। समझ गए? पहली एंट्री हो गई एसेट्स परचेज करने पर फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फिक्स एसेट्स के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू कैश। फिर हमने कहा साल के एंड में जब हम आएंगे ऑन डेप्रीशिएशन चार्ज। जब हम साल के एंड में डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो बताओ क्या एंट्री करूंगा मैं? डेप्रीशिएशन हमारे लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। नुकसान जो भी होंगे, लॉस जो भी होंगे, अकाउंट्स में हमेशा डेबिट किए जाते हैं। मैंने फिर बोला जिनको एंट्रीज नहीं आ रही है वो वापस इन रूल्स को दिमाग में डालो, ठीक है। जब भी बिजनेस में कोई लॉस होता है तो हमेशा लॉस को क्या किया जाता है? डेबिट। तो हमने कहा डेप्रीशिएशन लॉस है, ये हमारी एसेट्स को कम कर रहा है, डेबिट कर दो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 में पता है क्या होगा? ये उस एसेट्स को कम कर रहा है, तो एसेट्स कम हो जाएगी इससे। एसेट्स बढ़ने पर हमेशा डेबिट होती है और एसेट्स कम होने पर हमेशा क्रेडिट हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 में क्या? टू फिक्स्ड एसेट्स। तभी तो देखो मैंने एसेट्स में एसेट्स का नाम नहीं लिखा, तो किसका आएगा? डेप्रीशिएशन का। डेप्रीशिएशन के आगे 2 है क्या? नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा? बाई साइड में। ये रूल समझा रखा है मैंने आपको लेजर्स में, नहीं तो वापस समझते रहे उसको, ठीक है। ये है डेप्रीशिएशन चार्ज जो हमने इस साल किया। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद अब हम निकालते हैं एसेट्स की वैल्यू कितनी बची हमारे पास में।
ये कांटे जैसा क्या चुभ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लॉस है ना, हमने एसेट्स को यूज लिया पूरे साल, तो इससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, उसमें घटावट आ गई। ठीक है, तो वैल्यू कम होना है तो लॉस ही तो है हमारे लिए। जहाँ 5 लाख की चीज मेरे पास पहले पड़ी थी, अब 4 लाख की रह गई, क्या हो गया? खरीदने पर कहाँ लिखेंगे? हाँ, क्योंकि साल के एंड में वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई एसेट्स की। क्वेश्चन यही है, आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना है। पिछला जो क्वेश्चन था ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको कहेगा इसका अकाउंट बनाओ। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम है, आपने जो एसेट्स खरीदी वो लिखते जाओ। इधर देखो, इधर एसेट्स खरीदी लिखो 2 में, साल के एंड में आ जाओ। कहाँ जाओ? एंड में। एसेट्स पे लगाओ डेप्रीशिएशन, कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में। और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद निकाल दो इसका बैलेंस। बस ये करना आपने को हर साल। ये 1 साल का हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, पहले एक बार मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूं, फिर आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो लेते हैं। जो हमारे पास में साल के एंड में बैलेंस बच जाता है उसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने 1 अप्रैल को एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख की। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, और मैंने कहा पूरे साल यूज लिया मैंने। तो पहली चीज तो मैं जब परचेज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा पता है? मैं यहाँ लिखूंगा टू कैश, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1 लाख। साल के एंड में पहुंच जाऊंगा अब सीधा, और लगाऊंगा इस पे डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। मैं यहाँ लिखूंगा 10,000। अब बताओ एसेट्स कितनी बची? 90,000। कैसे निकाला आपने 90? जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिख दो। 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 90,000। हर साल यही सिस्टम फॉलो करना आपने। अब क्या होगा बताएं? पिछले साल का बैलेंस है ना, अगले साल आएगा। ठीक है, ये 31 मार्च को अगर हमारा साल खत्म हुआ है तो बताओ स्टार्ट कब होगा वापस? वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 को। इस दिन पिछले साल का जो क्लोजिंग में बैलेंस बचता है ना, वो अगले साल के ओपनिंग में रिवर्स साइड में चला जाता है। ये बाई में है ना, ये यहाँ कहा जाएगा 2 में। और क्या लिखूंगा मैं? 2 बैलेंस बीडी। बताओ इस बार कितना बचा? 90,000। अब मैं आपको अगर कहूं कि मैं इसमें एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा हूं डेप्रिसिएशन का, याद आया कुछ? इसलिए मैंने पहले आपको वही चीज कराई कि डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड कितने होते हैं, पहले वो समझना था आपने को। डेप्रिसिएशन लगाने का जो मेथड है एसएलएम मेथड, ये क्या कहता है? हर साल डेप्रिसिएशन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, कितने में खरीदा था। ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास ये एसेट्स की वैल्यू बची, फिर हम साल के एंड में जाएंगे और वापस हमने 1 साल उसको यूज लिया, क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। सीधा 31 मार्च 2021 को आ गया अपने। भाई साल स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। क्या लिखूंगा? वापस बाय डेप्रिसिएशन। इस बार फिर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट पर। 1 लाख का 10%, कितना आया? 10,000 अगेन। अब कोई बोले कि एसेट्स कितनी बची, तो बस यही तो करना हर साल। हमें करना क्या इसमें? सबसे इजीएस्ट अकाउंट है एसेट्स का अगर देखा जाए तो। एसेट्स खरीदो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस निकालो। अगले साल जाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस निकालो। समझ रहे हो? 90 की टोटल तो ये आएगी 90 में से 10 गए तो क्या बचे? 80। 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। हाँ बोलो। वो तो मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए समझाया, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हमें बोलता है अकाउंट बनाना तो सीधा अकाउंट ही अपने को कैलकुलेट करना है। मैं आपको इससे अकाउंट में समझा दूंगा कि अपन किस तरीके से कैलकुलेट करें। आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या बोलेगा वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अभी हवा में बात मत करो, अभी जो समझा रहा हूं उसको सीखते जाओ। आ रहा है समझ में? फिर पिछले साल के बैलेंस को एक बार आगे लेके आएंगे। बताओ पिछले साल का बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 2021 को। इसी दिन हमारा साल, नया साल स्टार्ट होगा। फिर पिछले साल का बैलेंस आगे आएगा, क्या लिखूंगा? 2 बैलेंस बीडी। कितना? 80,000। फिर इस साल के एंड में आ जाओ। समझ पा रहे हो? ये सिस्टम चलता जाएगा। अब कभी कभी क्या हो सकता है, सपोज कीजिए हमने इस साल एक और एसेट परचेज कर, खरीद सकते हैं ना?
मैंने जैसे ये प्लांट का अकाउंट था, किसका अकाउंट था ये? प्लांट का। सपोज कीजिए मैंने प्लांट परचेज किया तो मैं प्लांट का अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने एक और प्लांट परचेज किया। अगर आपने सेम तरीके की एसेट्स परचेज करी है ना तो उसके लिए आप अलग अकाउंट नहीं बनाते हो, पता है, इसी में शामिल कर देते हैं। मैंने कहा मैंने 50,000 की एक एसेट्स और परचेज करी, कितने की? 50,000 की। वापस बताओ कहाँ लिखूंगा एसेट्स परचेज करने पर? टू में, ये पता है अपने को, तो बताओ क्या लिखें? टू कैश। और मैं अभी आपके लिए बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ओपनिंग में खरीद ली हमने 1 अप्रैल 2021 को, कितने की परचेज करी? 50,000। फिर साल के एंड में जाऊंगा, क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन 10%, सेम 31। देखो ये जो आपके दिमाग में चीज आ रही है ना कि सिर्फ इस पे परसेंटेज कितना लगेगा, कितना लगेगा, क्वेश्चन आपको एवरीथिंग, हर एक चीज बताए, वो कोई भी चीज नहीं छुपाएगा। वो कहेगा बुक्स इस तारीख को बंद हो रही है, इस मेथड से डेप्शन लगाना है, इतना परसेंट लगाना है, वो कुछ भी नहीं छिपाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट पहले एक बार इसको समझो तो सही। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन कराऊं, इससे बढ़िया इसको समझ के करते हैं अपन। एसएलएम है, मैंने बताया ना क्वेश्चन। डब्ल्यूडी बोलता तो क्या होता, हम इस पे डेप्शन लगाते, यही फर्क पड़ता। उसका क्वेश्चन कराऊंगा, उसका क्वेश्चन आएगा। पहले एसएलएम को समझ लो। बाय डेप्रिसिएशन, इस साल के एंड में डेप्शन लगेगा। कौन सा मेथड है? क्या कहता है एसएलएम मेथड? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना चाहिए। इस बार मेरे पास एक नहीं 2 एसेट्स है। कितनी एसेट्स है? 2। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एसेट 80,000 वाली उस पे भी लगाएंगे, और सेकंड वाली एसेट जो है 50,000 की उस पे भी लगाएंगे, क्योंकि इस साल तो मैंने 2 एसेट यूज ली ना, समझ रहे हो। तो फर्स्ट वाली एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो ये याद रखो हमेशा, डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, यानी कितने में खरीदा आपने। क्लियर हुआ पॉइंट? 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना आएगा? 10,000। फिर हमने कहा इस साल हमने जो एसेट्स परचेज करी 50,000 की, उसका भी 10% 5,000, कितने बच गए? 15,000। सॉरी लगा कितना? 15,000। अब साल के एंड में क्या निकालना है? 10%। हाँ कैलकुलेट कर लेना। अब निकालना बैलेंस वापस 31 मार्च 2022 को, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस डेप्रिसिएशन। ये क्या था? 10 और 5 15,000। 2 एसेट यूज ली हमने कि 1 एसेट यूज ली इस साल? तो 2 पे लगेगा कि 1 पे लगेगा? अब आओ बैलेंस में। जब हम अब बैलेंस निकालेंगे तो इस बार मेरे पास अब 1 एसेट नहीं, मेरे पास 2 एसेट्स है, तो बैलेंस भी दोनों का अलग अलग निकलेगा। अगर आपके पास 10 एसेट्स भी आएगी ना तो भी आपको 10 का अलग अलग निकालना पड़ेगा, बट इतने बड़े क्वेश्चन आपके हैं नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, 2 या 3 एसेट्स आपके पास मैक्सिमम आती है। ठीक है, अब मैंने कहा पहली वाली एसेट्स और सेकंड वाली एसेट्स, इसको अच्छे से देखना। फर्स्ट वाली एसेट्स कितनी बची वो कैसे निकालते हैं हम? मैंने यहाँ 90,000 कैसे निकाला था पता है? 1 लाख की एसेट थी, 10 डेप्शन लग गया, कितना बचा? 90। अगली साल 90 की थी, 10 लग गया, कितना बचा? 80। क्या मैं कह सकता हूं उस साल की वैल्यू में से उस साल का डेप्शन माइनस कर दूं अगर, तो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस साल देखो 1 लाख की एसेट थी, 10,000 का डेप्शन लगा, 90 बचे, 90 की एसेट्स हो गई, 10 का डेप्शन लग गया, 80 बचे। इस साल फर्स्ट वाली एसेट कितने की थी? 80,000, जिस पे डेप्शन कितना लग गया? 10,000, वो कितनी बची? 70,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस कितना बचा। तो देखो फर्स्ट वाली एसेट्स की अगर बात करूं, हमने कहा 80,000 की एसेट्स थी जिसपे माइनस 10,000 का डेप्शन लग गया, तो एसेट्स कितनी बच गई? 70,000। सेकेंड एसेट्स की बात करें, वो भी तो पड़ी है अभी, वो कितने की थी? एसेट्स कितने की थी? 50। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 5,000। तो कितने की बच गई? 45,000। टोटल मिला के बाद लिखूंगा मैं। यस, इसलिए जब मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ ना, इसका मतलब क्या है, इसको अब बाहर लिखना है। 1,15,000 आ रहा है समझ में? यहीं पे इसको खत्म करते हैं। तो सिंपल सा अकाउंट है। हर साल जब भी आप एसेट्स परचेज करोगे 2 में आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा तो कहाँ आएगा? बाई साइड में आएगा। हर साल एसेट्स खरीदो, उसको यूज लो, यूज लेने के बाद लगाओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद निकालो बैलेंस।
उस बैलेंस को अगले साल लेके जाओ, फिर लगाओ डेप्रिसिएशन, फिर निकालो बैलेंस, फिर बैलेंस अगले साल आएगा। अगर हमने कोई एसेट परचेज करी है तो फिर वापस लिख दो 2 में, फिर लगाओ डेप्शन। इस बार 2 एसेट थी तो 2 एसेट पे डेप्शन लगेगा। क्लियर? इस पूरे को मैं एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ आपको, ठीक है? इस पूरे के मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। एग्जाम्पल क्या बना रहा हूँ? 1 अप्रैल 2019 को प्लांट परचेज किया हमने। प्लांट परचेज कितने का किया था? 1 लाख रुपीज का, ठीक है? समझ में आ रहा है? बुक्स क्लोज हो रही है हर साल, बुक्स क्लोज, समझना क्वेश्चन कैसे आता है, ये आता है क्वेश्चन। बुक्स क्लोज हो रही है हर साल 31 मार्च को। हाँ, यही तो पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता यही है कि बताओ आफ्टर 3 इयर्स एसेट्स की वैल्यू क्या है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है 30वें साल में डेप्शन बताओ, ये रहा। क्वेश्चन पूछ सकता है 30वें साल के एंड में बताओ एसेट्स कितनी बची, ये रही। क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ अकाउंट बनाओ, ये लो अकाउंट। आंसर आपके एग्जाम में नहीं दिया होगा, आंसर आपके अभी सिर्फ बुक्स में दिया होगा, एग्जाम में कोई आंसर नहीं होता है। वो देखो, पूछो अगले से। बुक्स क्लोज कब हो रही है? 31 मार्च को, हर साल। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन @ 10% पर एनम। कैसे निकाला मैंने? हाँ, 10%। वो तो देखो उस एसेट की यूजफुल लाइफ पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये एसेट 10 साल यूज आएगी तो मैं 10% डेप्शन लगाऊंगा, मुझे लगता है, क्योंकि देखो 10% से मैं 10 साल में पूरे एसेट्स का 100% खत्म कर दूंगा ना। तो बस वो क्वेश्चन भी डिपेंड करता है। अपने को ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने कि सर इसने 10% क्यों निकाला। आप ये पूछो सर ये वाइट साइड में क्यों आया, ये टू साइड में क्यों आया, ये कैसे कैलकुलेट किया। अब आप कह रहे सर 10% कैसे, आप तो क्वेश्चन कैसे बना पूछ रहे हो, सॉल्यूशन कैसे हुआ वो पूछो, ठीक है? नहीं, वैसे बढ़िया है, नॉलेज बढ़ेगा आपका इससे। मूल्यह्रास ऐसा होता भी है, मूल्यह्रास 10% वार्षिक, बट वो जो आप चीज देख रहे हो ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। हमें जो अभी क्वेश्चन समझने हैं ना उसमें ये है। अब क्वेश्चन आपको देखो किस तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर, क्या बनाना अपने को? प्रिपेयर, सॉरी एक चीज और लिखना भूल गए, हमने एक एसेट और परचेज करी, परचेज अनदर प्लांट। हाँ, जरूर करनी पड़ेगी। हमने कब परचेज करी नई एसेट? 1 अप्रैल 2021 को। देखो सब चीजें क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को उठा के पुट करना है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी। खरीदने पर कहाँ आता है? 2 में आता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर कहाँ आता है? 22 में आता है। चार्ज करने के लिए वैल्यू कौन सी लेनी है? ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, समझ रहे हो? और यहाँ पर इसने मेथड भी लिख दिया, एसएलएम मेथड से आपको चार्ज करना है, तो मेथड भी बताएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है? मन से कुछ नहीं करना अपने को। 1 अप्रैल 2021 को हमने एक और मशीन परचेज करी। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना अपने को? प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 साल का अपने को प्लांट का अकाउंट बनाना, ये पूछा है क्वेश्चन, और ये हमने बना दिया प्लांट का अकाउंट, ठीक है? अब आपको करना क्या है? पहले तो आपको जनरल एंट्रीज करनी है सबसे फर्स्ट, ये छापोगे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड, आप पहले एग्जाम्पल उतारोगे, उसके नीचे ये सॉल्यूशन करोगे। है? नहीं, स्क्रैप वैल्यू। हाँ, ये क्या हम पेटीएम में स्क्रैच करते करते स्क्रैच वैल्यू बोलने लगे।